हे दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और फैसिज्म के बारे में। ये सारे वर्ड हमने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में कई बार सुनते। तो आइए जानते हैं इन सारे इज़म्स के मीनिंग। तो ये अलग अलग इज़म्स हैं जो कि अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं जो डिफाइन करती है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड फिलोसॉफिकल थीरीज़ है। तो इनमें सबसे पहले आता है कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म की शुरुआत 14वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुई है, जहाँ कि पहले इंग्लैंड में फ्यूडल सिस्टम था। जो लैंड है फ्यूडल ओन करते थे और सारा प्रॉफिट उन्हीं को मिलता था। जो वर्कर है इनको बस उनका गुजारा हो सके इतनी ही चीज़ें मिलती थी। उसके बाद रिवॉल्यूशन हुई और कैपिटलिज्म का स्टार्ट हुआ। तो कैपिटलिज्म में ही प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट आया। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है और जो लेबर है उनको वेजेस मिलने लगे। उसी के साथ जो इंडस्ट्री है उनकी वजह से कैपिटल जनरेशन होता गया, उन्हीं के साथ कंपटीशन भी बढ़ती गई और मोनोपोली भी उसके साथ आती गई। क्योंकि कैपिटल जनरेशन होगा तो ऑब्वियस मोनोपोली वहाँ पे आएगी। उसके बाद अगर कैपिटलिज्म का बात आती है तो एक नाम ज़रूर आता है, वो है एडम स्मिथ, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। उनकी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, जिनके उन्होंने बताया हुआ है जो डिमांड और सप्लाई है मार्केट का अंदर, वो एक इनविजिबल हैंडल करता है। इसमें किसी का भी इंटरवेंशन जरूरी नहीं है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, ना ही स्टेट का। तो है एडम स्मिथ और उनकी ये बुक वेल्थ ऑफ नेशन। तो आइए जानते हैं क्या है कॉन्सिक्वेंसेस कैपिटलिज्म के। जो पहले देते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जो दो क्लास क्रिएट हो गए, एक कैपिटलिस्ट और वर्कर। उनके वजह से जो कैपिटलिस्ट क्लास था वो छोटा क्लास था, लेकिन जो वर्कर क्लास था जो कि बहुत बड़ा क्लास था, उनको वेजेस तो मिलते थे लेकिन बहुत कम मिलते थे कंपेरेटिवली जो कैपिटलिस्ट की इनकम है। तो इनकी वजह से वहाँ पे इनइक्वलिटी स्टार्ट हुई। जो वर्कर की कंडीशन है तो कम वेजेस के होने की वजह से बहुत ख़राब थी। चाइल्ड लेबर वहाँ पे बनते गए, हंगर बढ़ती गई क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होता गया, अर्बनाइजेशन होता गया। तो जब लोग खेती छोड़ के कैपिटलिज्म शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो लोग शहरों की तरफ बढ़ते गए और उन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पे पोल्यूशन भी बढ़ता गया। लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी है, जैसे कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे बनते गए, इनोवेशन होता गया। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ कैपिटलिज्म की वजह से, तो नई नई चीज़ें इनोवेशन स्टार्ट हुआ। जो पहले जो लेबर है उनको कोई वेजेस नहीं मिलते थे, तो उनको वेजेस मिलना स्टार्ट हो गया और सरप्लस प्रोडक्शन भी वहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ये सारा था कैपिटलिज्म के बारे में। उनके बाद जो इम्पोर्टेंट इज़म आता है जो कि है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म जो कैपिटलिज्म के पूरा अपोजिट है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओन नहीं करता। जो प्रॉपर्टी होगी या जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगी वो कलेक्टिवली जो सोसाइटी है और लोग हैं वो ओन करेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वो भी इक्वली होगा। जितना जितना एफर्ट है उनके हिसाब से उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और कोई किसी भी बैकग्राउंड से आए उनको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो वेलफेयर स्कीम है, सोशल पॉलिसी है, जो सोशलिज्म की ही आई है, जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो जाती है। नॉर्डिक कंट्री हमने देखी होगी, नॉर्डर्न, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सारी जो नॉर्थ यूरोप वाली कंट्रीज़ है उसमें सोशलिस्ट जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो जाती है। और उन्हीं की वजह से उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और कोई भी पॉजिटिव इंडेक्स है तो उनके अंदर उनकी रैंक हमेशा हाई रहती है, क्योंकि सोशल वेलफेयर स्कीम है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। सोशलिज्म के बाद जो आता है नेक्स्ट इज़म वो है कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म। ये सोशलिज्म से ही डिराइव होता है, पर एवरी कम्युनिस्ट इज सोशलिस्ट बट एवरी सोशलिस्ट इज नॉट अ कम्युनिस्ट। हर कम्युनिस्ट है वो सोशलिस्ट हो सकता है, लेकिन हर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिज्म ये सोशलिज्म से डिराइव हुआ है। यहाँ पे भी जो कम्युनिज्म सोशलिज्म में बताया हुआ वही कम्युनिज्म में बातें आती है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फिर से जो लोग हैं वो ओन करेगी, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कोई पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास उनको होल्ड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आता है सोशलिज्म से अलग वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, एज पर द नीड जो स्टेट डिफाइन होगा उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पे डिविजनलेस सोसाइटी होगी है। और ये कौन सी चीज़ों को फॉलो नहीं करती या नहीं मानती कि मनी, प्राइवेटाइजेशन या ओनरशिप, इन सारी चीज़ों को नहीं मानती। और ये सारी चीज़ें आइडियल सोसाइटी में ही पॉसिबल हो सकती है। इसको इसलिए
यूटोपिया एक आइडियल कंडीशन भी मानी जाती है। मार्क्सिज्म की ये थी सारी थियरी। और जब भी मार्क्सिज्म आएगा या कम्युनिज्म आएगा, एक नाम जरूर आता है जो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो कि फादर ऑफ कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म भी जाने जाते हैं, उनकी बुक थी दास कैपिटल। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जब कैपिटलाइजेशन होगा तो दो क्लास क्रिएट होगी, कैपिटलिस्ट और वर्कर। जो कि कैपिटलिस्ट वो प्रॉफिट लेंगे और वर्कर को पर्टिकुलर शेयर ही देंगे। उसकी वजह से कुछ दिनों बाद वहाँ पे रिवॉल्यूशन होगी और जो कैपिटलिज्म है वो कैपिटलिज्म कन्वर्ट होगा सोशलिज्म में और सोशलिज्म कन्वर्ट होगा कम्युनिज्म में, और वर्कर को अपने हक में लेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो पर्टिकुलर सोसाइटी के पर्टिकुलर ग्रुप के पास ही रहता था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सारा था कम्युनिज्म के बारे में और मार्क्सिज्म के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन की हुई है कि यहाँ पे ना ही कोई मनी होगा, ना ही कोई प्राइवेटाइजेशन होगा, ना ही कोई स्टेट होगा। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो इसके बाद मार्क्सिज्म के अलग अलग नए शेड आते गए। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। तो मार्क्सिज्म लेनिज्म ये मार्क्सिज्म का ही एक टाइप है जो यूएसएसआर में, आज का जो रशिया है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करता गया। जोसेफ स्टेलिन इन्होंने ये स्टार्ट किया था। इनका भी कहना वही था कि वहाँ पे ना कोई प्राइवेटाइजेशन होगा, जो बिलोंगिंग्स होगी वो स्टेट को बिलोंग करेगी। यहाँ पे स्टेट का कंसेप्ट स्टार्ट होगा जो सारे लोगों को ही बिलोंग करेगा, ना ही कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ना कोई पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास। लेकिन उनके लिए उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया, वेनगर पार्टी स्टेट का कंसेप्ट बनाएगा। और वो वेनगर पार्टी जो सारे लेबर है या वर्कर है उनके राइट के लिए लड़ेगी और उनके लिए काम करेगी। बाद में वही पार्टी स्टेट की इकोनॉमी में डोमिनेंस होगा, वही डिसाइड करेगी कि कौन सा शेयर कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और ये कैपिटलाइजेशन, फैसिज्म, इम्पेरियलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी को, इन सारी चीज़ों को नहीं मानते थे। और इसी से स्टार्ट हुआ था हमारा सोवियत यूनियन। और मार्क्सिज्म ना कि सिर्फ यूएसआर में स्टार्ट हुआ, बाकी आज भी बहुत सारी कंट्री में जैसे कि चाइना, क्यूबा, लाओस और वियतनाम, आज भी वहाँ पे कम्युनिस्ट स्टेट है और मार्क्सिज्म का वहाँ पे आज भी यूज होता है। लेकिन जो चाइना में स्टार्ट हुआ था, जैसे कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रकार का मार्क्सिज्म आता है, अलग अलग शेड में आता है। तो चाइना में उस वक्त लेबर का रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, वहाँ पे किसान थे, ना वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो पिजन जो थे उन्होंने वहाँ पे रिवॉल्यूशन की थी और वहाँ पे माओइज्म का मार्क्सिज्म चलता था। तो आइए जानते हैं क्या है कॉन्सिक्वेंसेस मार्क्सिज्म के। कुछ पॉजिटिव पहले देखते हैं, जैसे कि डैम, इंडस्ट्री, रिसर्च, ये सारी चीज़ें स्टेट पार्टी बनने की वजह से इन सारी चीज़ों के ऊपर खर्चा होने गया और ये सारी चीज़ें उभर कर आई। फिर वहाँ पे फ्री हेल्थ भी देती गई, फ्री एजुकेशन, ये सब फैसिलिटी वहाँ पे दी गई, क्योंकि स्टेट डिसाइड करता था अब कि कौन सा जो सरप्लस है वो कहाँ खर्च होना चाहिए। और कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है जिनके वजह से यूएसएसआर का और सोवियत यूनियन का फॉल हुआ था। जैसे कि सबसे बड़ा था कि वहाँ पे जो हार्ड वर्कर थे, जो सचमुच में काम करते थे, उनको कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था, सभी को एक समान माना जाता था वहाँ। उसकी वजह से वहाँ ना कोई इनोवेशन होता था और जो वर्क जो था वो पूरा कलेक्टिवली होता था। तो उसकी वजह से जो हार्ड वर्कर थे, फार्मर और वर्कर, उनका मोरल लो होता गया। यही मेन रीज़न थे यूएसएसआर के डाउनफॉल के। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इज़म आता है वो है फैसिज्म। फैसिज्म जो कि ना सोशलिज्म को मानते हैं ना ही कैपिटलिज्म को मानते हैं। इटली के अंदर मोसोलिनी और जर्मनी के अंदर हिटलर का उदय हुआ था। ये बिलीव करते थे कि लिबरल डेमोक्रेसी है, ये आउटडेटेड चीज़ है। जब दो पार्टी वहाँ पे आएगी तो वहाँ पे स्टेट आगे नहीं बढ़ सकता था। और ये मानते थे वन पार्टी डिक्टेटरशिप के ऊपर, जहाँ पे कोई वीकनेस नहीं होगी सोसाइटी के अंदर, और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को बिल्डअप करने में ये बिलीव करते थे और इसके लिए वायलेंस करने तक भी तैयार थे। एक कल्चर हो, वन ग्रुप हो, एक रेस हो, इसके ऊपर ये ज़्यादातर भर देते थे और एक्सट्रीम नेशनलिज्म के ऊपर ये फॉलो करते थे। और इस फैसिज्म की वजह से ही वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था ये हमने देखा है। ये सारी पॉलिसी फैसिज्म, ये सारी आइडियोलॉजीज़ हमने देखी। तो आपको क्या लगता है कौन सी इसमें से बेटर आइडियोलॉजी है? ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर देखा जाए तो ये सारी आइडियोलॉजी के डिफरेंट शेड है। किसी भी देश में आज की डेट में, मॉडर्न वर्ल्ड में, कोई भी एक इज़म या कोई आइडियोलॉजी पूरी तरह से फॉलो नहीं की जाती। कोई पॉलिसी या कोई इज़म इसमें गलत नहीं है, ये इम्प्लीमेंट कैसे किए जाते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सोशल डेमोक्रेसी,
जो आज के सारे मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा भी है, नॉर्डिक कंट्री में हमने देखा है कि किस तरह से वो सोशल वेलफेयर स्कीम यूज़ करके बहुत बढ़िया डेवलपमेंट कर रहे हैं और किस तरह से वो प्रोग्रेसिव है। जैसे कि हमने कहा फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, ये नॉर्डिक कंट्री और यूरोपियन कंट्री, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये सोशल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। तो ये किस प्रकार से मिक्स स्ट्रक्चर है ये जो हम देखते हैं। जैसे कि हम यूएसए, जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री माना जाता है, वहाँ पे मेडिकल सोशल सिक्योरिटी आज भी स्टेट होल्डिंग है, जो कि एक सोशल पॉलिसीज़ है। अगर यूएसएसआर देखा जाए उस टाइम, तो वहाँ पे भी जो सोशल व्यूज़ था उसके हिसाब से इंडस्ट्री और कैपिटल जनरेशन ये सोशलिज्म के अंदर नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती रहती थी। आज का रशिया अगर देखा जाए कि जो कि पहले का यूएसएसआर था, वहाँ पे सोशलिज्म को ज़्यादा भर दिया जाता था और वेलफेयर स्कीम वहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन वेलफेयर स्कीम आज वहाँ पे सबसे कम है। चाइना, जो कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म का हब माना जाता है, वहाँ पे भी आज फ्री मार्केट है। अलीबाबा जैसी बड़ी बड़ी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। नॉर्डिक कंट्री के बारे में हमने पहले भी सुना है कि कैसे वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री होने के बाद भी जो सोशलिस्ट पॉलिसी है, वेलफेयर स्कीम है, कि बढ़िया तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है। और हमारा इंडिया देखा जाए तो पहले से ही मिक्स इकोनॉमी का वहाँ पे है, हमारे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट की जा रही है। जैसे महारत्न और नवरत्ना जैसे कंपनीज स्टेट ओन करता है, और हमें बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हमारे है कि जो कि कैपिटलिज्म है। तो ये था सारी आइडियोलॉजीज हमने देखी। तो ये डिफरेंट शेड के अंदर है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हमें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।